देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा और स्क्रीन शेयर है, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग का मैसेज गया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, एक बार देख लो। यस मैम। यस मैम। चलो, तो आज हम लोग ब्रांच, एक्चुअली ब्रांच काफी बड़ा टॉपिक है इसलिए अभी भी चल रहा है हम लोग का। ब्रांच में देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच हम लोग स्टार्ट किए थे और उस पे कुछ क्वेश्चंस किया था, मैंने करवाया था। आज और भी कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे। जैसे देखो इलास्ट्रेशन 9, ठीक है, इसके पहले 8 तक मुझे जितना याद आ रहा है हम लोग का पूरा कंप्लीटेड है। एक बार हम रीचेक भी कर लेंगे कि कितना हम लोग का पहले का कंप्लीट है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 9 करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स में एंट्री करना है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब वो ब्रांच जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है खुद से मेंटेन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है। रेक्टिफाई या एडजस्ट करने बोला है, मतलब ये सब जो ट्रांजैक्शन है ना, इसमें शायद कुछ गलत हुआ है। ठीक है, ये सब जो ट्रांजैक्शन है इसमें कुछ ना कुछ गलत है। जैसे कि गलत क्या क्या हो सकता है, शायद गलत एंट्री हो सकता है या फिर एंट्री किया नहीं गया है, जैसे कि ओमिशन। रेक्टिफिकेशन अगर कभी किए हो, 11 में होता है, ठीक है, फाउंडेशन में भी होता है। तो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब है अगर कोई गलती किया है हम लोगों ने, चाहे वो प्रिंसिपल एरर हो, मतलब हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट को दिखा दिया है करेंट एसेट, तो इस तरह का जो भी मिस्टेक है उसको सही करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो हमें बोला है रेक्टिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब देखो उसके लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एंट्रीज कैसे होता है। तो उसका मैंने शायद तुम लोग को एक लिस्ट लिखाया था, अच्छा यहाँ पर है कि नहीं मुझे पता नहीं, तुम लोग के कॉपी में जरूर होगा। ठीक है, ये देखो मैंने पूरा ट्रांजैक्शन का लिस्ट लिखाया था पॉइंट 1 से लेके यहाँ तक, कि अगर ब्रांच और हेड ब्रांच अगर इंडिपेंडेंट है तो एंट्रीज कैसे होगा। ठीक है, एक दूसरे के बुक्स में एंट्रीज कैसे होगा, इसी बेसिस पे ही हमें इलास्ट्रेशन 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है, हम ना यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। আচ্ছা নীলকে আমার আওয়াজ আসছে? হ্যালো, নীল আমার আওয়াজ পাচ্ছো? নীলকে এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু আওয়াজটা। নীল আমার আওয়াজ পাচ্ছো? यस मैम। হ্যাঁ, তাহলে এইটা বাদ দিয়ে দেবো, এটা দেখছি ডিসেবল আছে। हाँ मैम বাদ দিয়ে দিন। ওটা কি নিজে নিজেই হয়ে যাচ্ছে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না, মানে আমাকে কেউ রিমুভ করে দিচ্ছে, লিখছে সামওয়ান রিমুভ ইউ, তারপর আমি জয়েন করছি, ব্যাস। আর তো কিছু। হ্যাঁ সেটাই, তোমাকে রিমুভ করে দিচ্ছে অথচ তোমার এটা কিন্তু মানে যে নামের এটা দেখাচ্ছে। এটা আমি বুঝতে পারছি না কেন হচ্ছে, কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যুস চলছে মনে হচ্ছে। एक मिनट, ম্যাম আমারটা কি আনমিউট করা? না তো মিউটই করা আছে তোমার, এই তো সবারই মিউট আছে, সবাইকে আমি অ্যাটেন্ডই করে দিয়েছি। ঠিক আছে, দেখি এখন তো কিছু হচ্ছে না। চলো, চলো। अच्छा देखो तो अब कैसे होगा यहाँ पर, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। बोल रहा है कि ब्रांच पेड 5000 एज सैलरी। ठीक है, ब्रांच ने 5000 सैलरी पे किया है टू एचओ सुपरवाइजर। ठीक है, तो एचओ मतलब हेड ऑफिस का जो सुपरवाइजर है उसने ब्रांच उसको सैलरी पे किया है ब्रांच ने, बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो सही एंट्री क्या होगा, तो देखो करेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, और रॉन्ग क्या हुआ है
ये पहले आइडेंटिफाई करने से हम लोग रेक्टिफाइड बता देंगे, ठीक है। तो रेक्टिफाइड एक्चुअली आंसर होगा, हम लोग का फाइनल आंसर रेक्टिफाइड वाला होगा, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर ब्रांच 5000 सैलरी पे कर रहा है लेकिन हेड ऑफिस के सुपरवाइजर के लिए, तो एंट्री कैसे लिखना चाहिए, हम एक याद दिला देते हैं, अगर तुम लोग भूल गए तो हम एक याद दिला देते। देखो, क्योंकि ब्रांच ने देखो क्योंकि ब्रांच ने क्या किया है, सैलरी पे किया है लेकिन हेड ऑफिस के सुपरवाइजर का, तो ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री होगा, ब्रांच के बुक्स में एंट्री क्या होना चाहिए और हेड ऑफिस के बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट रॉन्ग नहीं लिख के ना हम लिख देते ब्रांच के, ये एक्चुअली ब्रांच के बुक्स में लिखना चाहते हैं हम, ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए, बताओ ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री। बोलो। ब्रांच टू कैश। ब्रांच टू कैश, ব্রাঞ্চ কেন হবে, টু ক্যাশ ঠিক বলছো, ব্রাঞ্চ पेड করেছে तो ब्रांच पेड होने से टू कैश तो होगा, और किसके सुपरवाइजर को पे किया गया, यहाँ पर क्या होगा, ये सैलरी पे कौन कर रहा है, यहाँ पर देखो हेड ऑफिस लिखे, हेड ऑफिस मतलब करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, एक बार रॉन्ग हटाते हैं। देखो यहाँ पर हेड ऑफिस के बुक्स में फिर क्या एंट्री होना चाहिए, एक्चुअली ब्रांच पे कर रहा है तो उसके यहाँ से पैसा जाएगा, और हेड ऑफिस के यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हेड ऑफिस के यहाँ पर लिखना चाहिए था सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पर सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ब्रांच ब्रांच ने पे किया है एचओ के सुपरवाइजर को, एक्चुअली करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, एचओ टू ब्रांच होना चाहिए, है ना, पहले ये लिखते हैं एचओ टू, सॉरी एचओ टू कैश होना चाहिए, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये किसके बुक्स में होना चाहिए, ब्रांच के बुक्स में। ब्रांच बोलेगा मेरे पास से पैसा गया लेकिन ये मेरा खर्चा नहीं है, किसका है, एचओ का है, तो एचओ को डेबिट करना चाहिए था, किसको, ब्रांच को, ठीक है, और टू कैश करना चाहिए था। बट ब्रांच ने गलती क्या किया है, ब्रांच ने, बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, ब्रांच ने लिख दिया है सैलरी अकाउंट डेबिट 5000, मैंने के लिखा है 1000 से, ठीक है, और टू क्या है, कैश, सैलरी की तरह ट्रीट कर दिया। अब रेक्टिफाई कैसे होगा बोलो फिर, अगर टू कैश करना चाहिए, टू कैश ही किया, ये सही है, एचओ को डेबिट करना चाहिए जो किया नहीं है, तो एचओ को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कितने से, 5000 से, टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सैलरी, कितना, 5000, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो क्या करना है तुम लोग को, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ब्रांच को एंट्री क्या करना चाहिए, ठीक है, ये भी ब्रांच के बुक्स में ही हुआ है, ठीक है, ब्रांच ने क्या एंट्री किया है और ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए था, ब्रांच को एंट्री करना चाहिए था ये वाला, ठीक है, ये उसके पॉकेट से पैसा गया टू कैश, लेकिन अपना खर्चा उसने पे नहीं किया, उसने हेड ऑफिस का किया, तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, हेड ऑफिस को डेटर की तरह ट्रीट करेगा कि हम हेड ऑफिस से बाद में ले लेंगे, लेकिन ये एंट्री होना चाहिए था, और उसने क्या किया, उसने इसका खर्चा खुद का दिखा दिया, सैलरी टू कैश, ये कैसे पता चला, ये क्वेश्चन बता रहा है, बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, तो सैलरी टू कैश, तो टू कैश होना चाहिए, टू कैश हुआ है, बट सैलरी होना नहीं चाहिए, तो डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा, अकाउंट्स में कैंसिलेशन एंट्री बोलते, कैंसिल करके हम लोग सही कर सकते हैं, हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे जो कि हुआ नहीं, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है, ये इसमें ये फाइनल आंसर है, ये करने का जरूरत नहीं, ये हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये मतलब करने का जरूरत नहीं इन द सेंस अभी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, मेन आंसर ये होगा, ये सोल्यूशन है। तो इसमें फिर तुम लोग को नरेशन भी लिखना चाहिए क्योंकि जर्नल एंट्री है, बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी पेड ऑन बिहाफ ऑफ एचओ, ठीक है, ये ऐसे होगा। अच्छा अब देखो दूसरा वाला बता पाते हो कि नहीं, यहाँ पर बोला है एसेट परचेज बाय ब्रांच फॉर 25,000, तो पहले बोलो सही एंट्री क्या होगा, अगर ब्रांच ने एसेट परचेज किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच ने एसेट परचेज किया, आगे भी पढ़ लेते, बट द एसेट अकाउंट वाज रिटेन्ड इन हेड ऑफिस बुक, बट एसेट का जो अकाउंट है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है, तो बोलो क्या एंट्री होना चाहिए, अगर ब्रांच ब्रांच एसेट अकाउंट, हाँ बोलो, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ब्रांच एसेट टू कैश या
बैंक, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ये कौन एंट्री करेगा, ये तो देखो हम लोग को किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है, हमें बोला है ब्रांच के बुक्स में एंट्री करने। तो बताओ ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच अपने बुक्स में ब्रांच एसेट थोड़ी ना लिखेगा, है ना। यहाँ पर बोल रहा है एसेट परचेज बाय ब्रांच फॉर 25,000, एसेट ब्रांच ने परचेज किया है, तो एंट्री क्या होना चाहिए। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, तो यहाँ पर होना चाहिए था सिर्फ एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे लिखें। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, बट द अमाउंट पेड, सॉरी बट ये वाला, बट द एसेट अकाउंट वाज रिटेन्ड इन हेड ऑफिस बुक, बट हेड ऑफिस के बुक्स में एसेट अकाउंट को रखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, अगर हेड ऑफिस के बुक्स में एसेट को रखा गया है तो एंट्री एक्चुअली किया क्या गया है, मतलब ये तो करेक्ट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री क्या होगा, हेड ऑफिस के बुक में इसका मतलब ऐसे एंट्री किया गया है। कैश और बैंक तो लिखा ही है, कैश बैंक लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग मानेंगे क्रेडिट परचेस है तो लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट परचेस है तो इसे हम लोग लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है एसेट परचेस बाय ब्रांच फॉर 25,000 बट द एसेट अकाउंट वाज रिटेन्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स, हेड ऑफिस के बुक्स में एसेट का अकाउंट है, तो फिर ब्रांच के पास तो एसेट अकाउंट नहीं होगा ना। अच्छा देखो थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, एक मिनट, ये सही करना। एक मिनट, यहाँ पर बोल रहा है एसेट परचेज बाय ब्रांच, एसेट ब्रांच ने परचेज किया है, बट एसेट अकाउंट वाज रिटेन्ड इन हेड ऑफिस बुक्स, बट एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस के बुक्स में है, दिखाया जा रहा है। अच्छा, तो एसेट परचेज बाय ब्रांच 25,000 और एसेट को रखना है हेड ऑफिस के बुक्स में, मतलब ब्रांच के पास से पैसा जाएगा टू कैश, या फिर लाइबिलिटी होगा या बैंक होगा। अच्छा, और यहाँ पर होना चाहिए फिर हेड ऑफिस, हेड ऑफिस होना चाहिए ना, अगर हेड ऑफिस के बुक्स में दिखाना है तो यहाँ पर होना चाहिए हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश और लाइबिलिटी हो जाएगा 25,000, मतलब यहाँ पर एंट्री किया नहीं है, हमें एंट्री करना है, यहाँ पर कुछ रॉन्ग एंट्री नहीं हुआ, यहाँ पर एंट्री ही ओमिशन है। बोल रहे हैं एसेट परचेज हुआ है ब्रांच के थ्रू से, तो ब्रांच के बुक्स मतलब ब्रांच के पास से पैसा चला जाएगा या फिर उसका क्रेडिट बनेगा, बट एसेट अकाउंट कौन रख रहा है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के बुक्स में क्या एंट्री होगा, ये ब्रांच के बुक्स में होगा। अगर हेड ऑफिस के बुक्स में बोलेगा तब एंट्री क्या होगा पता है, फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच होगा। देखो फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच होगा, अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है हम यहाँ पर एक बार दिखाते हैं। ये देखो, ये जो हम लोगों ने एंट्रीज लिखा था ना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन एट हेड ऑफिस, ये देखो फिक्स्ड एसेट परचेज एट ब्रांच एंड रिकॉर्डेड एट हेड ऑफिस बुक्स, ये देखो फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच हेड ऑफिस के बुक्स में, और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस टू कैश या बैंक, यही वाला करना है ना, हेड ऑफिस टू कैश या बैंक। तुम लोग भूल गए थे, मैंने भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओमिशन है, मतलब एंट्री हुआ ही नहीं है, क्योंकि गलत कुछ किया नहीं है, बोल रहा है कि ऐसा ऐसा एक ट्रांजैक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को पास कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, या फिर लाइबिलिटी, अगर हम लोग इसका क्रेडिट परचेज दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ रॉन्ग एंट्री नहीं हुआ, ये एंट्री पास ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें बोला है एंट्री का रेक्टिफाई करो या एडजस्ट करो। तो एंट्री पास नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने एंट्री पास करवा दिया। तो बीइंग एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच बट अकाउंट रिटेन्ड एट हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। अगर एसेट परचेज ये इस तरह से एंट्री होता था ना, ये मान लो हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, एसेट परचेज किया ब्रांच ने, तो इसके पास से पैसा जाएगा, ठीक है, इसके पास से पैसा जाएगा। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ये मेंटेन कर रहा है, तो इसके पास फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा। तो बाकी जगह को कैसे फिलअप करेंगे, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस को दिखाएंगे, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच को दिखाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, हमें बोला है ब्रांच के बुक्स में एंट्री करने, तो हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफिस टू कैश, बैंक या लाइबिलिटी, यही चीज हमें करना है, ठीक है। तो ये मैंने रफ वर्क दिखा दिया, तो एक बार जस्ट याद करो, इस तरह से ही करना पड़ता है।
अच्छा, फिर उसके बाद वाला देखते हैं। ए रेमिटेंस ऑफ 8,000 सेंट बाय ब्रांच, ब्रांच ने 8,000 भेजा है जो कि अभी तक हेड ऑफिस को रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो बोलो एंट्री कौन करता है? इसके बारे में भी मैंने बताया था, जो रिसीविंग पार्टी होता है उसके बुक्स में एंट्री होता है। अगर तुम लोग को याद आ रहा है, देखो मैंने अलग से दो पॉइंट लिख के दिखाया था, गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। जो भी रिसीवर होगा, ये देखो, रिसीवर शुड पास द एंट्री, रिसीवर शुड पास द एंट्री, हमेशा रिसीवर को एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंट्री कौन करेगा, हेड ऑफिस या ब्रांच? पहले ये डिसाइड करो, बोलो हेड ऑफिस करेगा कि ब्रांच? क्योंकि रूल्स ये है कि रिसीवर करेगा, क्यों होता है वो ब्रांच। मैंने ब्रांच करेगा। रेमिटेंस किसने किया है, रिसीव कौन करेगा? पढ़ के तो देखो, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। तो फिर कि यहाँ पर एंट्री होगा, फिर क्या यहाँ पर एंट्री होगा? क्योंकि हम लोग तो हेड ऑफिस करे, हमें किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है? हम लोग को बोला है ब्रांच के बुक्स में एंट्री करो। तो रेमिटेंस ब्रांच कर रहा है, रिसीव हेड ऑफिस करेगा, तो एंट्री हेड ऑफिस को करना पड़ेगा। हमें तो ब्रांच के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो क्या थर्ड पॉइंट के लिए हमें कोई एंट्री करना पड़ेगा? नो एंट्री इन ब्रांच बुक्स, ये लिखना पड़ेगा, इसका नंबर मिलेगा। अगर नहीं लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें बोला था कि ब्रांच के बुक्स में जो भी एंट्री होगा वो करो। तो ये एंट्री नहीं होगा, क्योंकि रिसीविंग पार्टी के बुक्स में एंट्री होगा। रिसीविंग पार्टी हेड ऑफिस है, हम लोग हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्रांच के बुक्स में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो फोर्थ नंबर में, head office collected 25,000 directly from the customer of branch but fails to give the intimation to branch। हम पहले बताते हैं इसमें नॉर्मल एंट्री क्या होता है, ताकि तुम लोग को याद आ जाए। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच का कस्टमर का अंश का एंट्री होने से, ये वीडियो ऐसा क्यों हो जा रहा है? वीडियो बंद करो, वीडियो ऑन हो जा, हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले देखो, बोल रहा है कि हेड ऑफिस ने 25,000 कलेक्ट किया है, ठीक है। किससे कलेक्ट किया है? कस्टमर से। लेकिन वो हेड ऑफिस का कस्टमर नहीं है, ब्रांच का है। पहला बात, पैसा किसके पास आएगा ये बताओ, हेड ऑफिस के पास कि ब्रांच के पास? पहले ये बताओ, फिर हम लोग बोलेंगे कि ब्रांच में क्या एंट्री होगा। अगर 25,000 कलेक्ट हुआ है ब्रांच के कस्टमर से, हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया है, तो पैसा किसके पास आएगा? ऑब्वियसली हेड ऑफिस के पास आएगा। अगर इसको आके कस्टमर पैसा दे रहा है तो इसके पास आएगा, इसका कैश अकाउंट डेबिट होगा। ये क्रेडिट किसको करेगा? इसका तो डेटर है नहीं कि डेटर को क्रेडिट करेगा। नॉर्मली डेटर से पैसा मिलने से कैश टू डेटर होता है, वो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच में क्या लिखा जाएगा? ब्रांच बोलेगा ठीक है मेरा डेटर कम होगा, ठीक है, मुझे ये एंट्री करना चाहिए। तो बाकी डेबिट क्रेडिट को कैसे फिलअप करेंगे? यहाँ पर टू ब्रांच होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस लिखना पड़ेगा। अब हमें बोला है बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच, बट इसने ब्रांच को नहीं बताया, इसलिए ब्रांच ने ये एंट्री नहीं पास किया होगा। अभी हम लोग ये वाला एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि हमें तो वही बोला है ना, गलत हुआ है उसे सही करो। तो हेड ऑफिस टू डेटर लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस टू डेटर। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर, being the amount of branch debtors collected by head office। फिफ्थ नंबर में देखो, फिफ्थ नंबर में रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय एचओ टू ब्रांच 5,000 नॉट एंटर्ड इन द ब्रांच बुक। बोल रहा है कि रेमिटेंस ऑफ फंड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कुछ फंड रेमिट किया है ब्रांच को 5,000 का, वो ब्रांच के बुक्स में एंट्री नहीं हुआ। तो ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री होगा? ब्रांच के पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो किससे आ रहा है? हेड ऑफिस से। तो टू हेड ऑफिस, ये एंट्री नहीं हुआ, ये एंट्री करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ये करना पड़ेगा, ठीक है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस।
being remittance of funds by head office to branch। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 9। ठीक है, इसमें सिर्फ एंट्रीज ही करने बोला था और कुछ नहीं। अब इलास्ट्रेशन 10 करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये सब इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 December 2001 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड। मेजर लिमिटेड बोल के जो कंपनी है उनका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो इनका ब्रांच भी है, तो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। And its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to preparation of balance sheet for the undertaking as a whole are to be done। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि following is the trial balance as at 31 December 2001 have been extracted। तो एक ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड है, एक्सट्रैक्टेड मतलब कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिए गए हैं। और किसके लिए गए हैं कि मेजर लिमिटेड के खुद के, मतलब हेड ऑफिस के और इसके ब्रांच के, एट ए स्टेज वेयर द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरिंग टू बी मेड प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। हम लोग को पता है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं, बट बोल रहा है कि बैलेंस शीट बनाना है, बट उसके पहले हमें क्या करना है, रिक्वायर अगर कोई भी एडजस्टमेंट का जरूरत है तो वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट का जरूरत है कि नहीं वो तुम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो सबसे पहला बात है कि हेड ऑफिस और ब्रांच एक दूसरे को क्या करता है, जब भी हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट होता है सिमिलर अमाउंट से ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस क्रेडिट होगा, या फिर रिवर्सली। जैसे देखो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का जो ट्रांजैक्शन तुम लोग देख रहे हो, वहां पर क्या होता है, अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक एंट्री हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का लगा रहा है, ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का लगा रहा है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। अगर हेड ऑफिस के बुक्स में कभी भी ब्रांच डेबिट हो रहा है तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस क्रेडिट होगा ही होगा। या फिर ऑपोजिट देख लो कि अगर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच क्रेडिट हो रहा है कहीं पर भी, ये देखो जैसे यहाँ पर ब्रांच क्रेडिट हुआ तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच का जब ट्रांजैक्शन होता है तो एंट्रीज इस तरह का ही होता है, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच एक दूसरे को मतलब ऑपोजिटली हमेशा डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में देखो, ये देखो ट्रायल बैलेंस को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर हेड ऑफिस लिखा हुआ है। ठीक है, हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट क्रेडिट हेड ऑफिस के लिए, तो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में एक ब्रांच अकाउंट जरूर दिखेगा। ठीक है, और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एक हेड ऑफिस का अकाउंट जरूर दिखेगा। तो ये ब्रांच अकाउंट का बैलेंस ये वाला है। तो ब्रांच अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो ब्रांच में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस होगा, ये देखो। लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी एंट्री होता है तो हेड ऑफिस ब्रांच को जितने से डेबिट या क्रेडिट करेगा, ब्रांच हेड ऑफिस को अपने बुक्स में उतने से ही डेबिट या क्रेडिट करेगा। अगर ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है, ये हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अगर ये मिसमैच हो रहा है तो हमें रेक्टिफिकेशन का जरूरत है। रेक्टिफिकेशन का मतलब जरूर कुछ ना कुछ एंट्री गलत हुआ है, या फिर कुछ एंट्री हम लोगों ने अभी तक ओमिशन रखा है, मतलब एंट्री पास नहीं किया है। वही चीज बोल रहा है यहाँ पर, द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरिंग टू बी मेड प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर अंडरटेकिंग एज ए होल आर टू बी डन। तो ये देख के सबसे पहले पता चलेगा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ एंट्रीज में मिसिंग है या फिर इनकरेक्ट है, इस वजह से ये बैलेंसेस टैली नहीं हो रहा है। बाकी ये बैलेंसेस हमेशा टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट तुम लोग को ना एक बार लिखवा देते हैं, ये लिख के रखो तो याद रहेगा। वैसे देखो लॉजिकली याद रहना चाहिए, मैंने समझाया क्यों ये ट्रायल बैलेंस में एक ही जैसा रहेगा, फिर भी एक पॉइंट लिखवा देते हैं। जब भी ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन रहेगा ना, तो और हमें बोलेगा कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हमें फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाना है या बैलेंस शीट दिखाना है, तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी सिमिलर होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो एक नोट लिख लो, नोट में लिखो कि whenever branch is debited, whenever branch is debited in head office books,
the head office is credited in branch बुक्स। ठीक है, जब भी ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट होगा, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच क्रेडिट होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट भी होता है। ठीक है, अच्छा, हेंस वी कैन कंक्लूड, तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं दैट हेड ऑफिस बैलेंस इन ब्रांच, head office balance in branch books and branch balance in head office books will be equal and opposite। ठीक है, हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। देखो ये एक ऑपोजिट तो है, ये है डेबिट बैलेंस, ये है क्रेडिट बैलेंस, बट इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फाइनल अकाउंट्स गलत बनेगा। तो यही पॉइंट लिखा है। सेकेंड पॉइंट लिखवा देते हैं, नोट, सिंस ब्रांच prepares its own trial balance and head office its own trial balance, hence we need टू कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है एक जगह पे, मतलब दोनों को मर्ज करना। ये दोनों अलग अलग बना हुआ है, दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोलिडेट करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है, जहां पर हेड ऑफिस अपना अलग और ब्रांच अपना अलग ट्रायल बैलेंस बना रहा है। कॉन्सोलिडेट करना पड़ेगा बोथ ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाए। अब हमें जो भी बोलेगा वो बनाएंगे, बोलेगा सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड नोट। थर्ड, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी applied for consolidation। ठीक है, किस तरह से हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंसेस सही है कि नहीं, मतलब बैलेंस एक और ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चेक बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इन ट्रायल बैलेंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट और नॉट। ठीक है, पहले ये चेक करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इन ट्रायल बैलेंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट और नॉट, मतलब इक्वल और ऑपोजिट है या नहीं है, पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, देन रिकंसिलिएशन एंट्री, उसे ऑपोजिट तो अगर नहीं है या फिर जैसा भी गलत है उसे रिकंसाइल करना पड़ेगा। देन रिकंसिलिएशन entries should be journalized to rectify pending entries। ठीक है, अगर कोई एंट्री पेंडिंग है तो वो भी हमें सही करना पड़ेगा, अगर कुछ गलत है तो उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और थर्ड है फॉर
इन ट्रांजिट आइटम, ये मैंने पहले दिन भी बताया था, अगर कुछ इन ट्रांजिट आइटम है जैसे कि कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, तो एंट्री हमेशा रिसीविंग पार्टी के बुक्स में होता है। एंट्री शुड बी इन बुक्स ऑफ रिसीवर। ये पॉइंट मैंने लास्ट दिन भी बोला था, एक बार फिर से बोल दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। देखो ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट दिन यहाँ पर पूरा क्लियरली बताया था, क्यों होता है वो भी बताया था, रिसीविंग पार्टी के बुक्स में करने से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट, तो ये कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हमें ट्रायल बैलेंस दे देगा और हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा या फिर कुछ ओमिटेड एंट्रीज को पास करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अब हम लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे थे, यहाँ पर हम लोगों को दिखा कि ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस के बुक्स में और हेड ऑफिस का अकाउंट ब्रांच के बुक्स में है, ऑपोजिट तो है बट वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट है, हमें ये चेक करना है ऑपोजिट है कि नहीं, ठीक है। ऑपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, मतलब इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ एंट्रीज प्रॉब्लम हुआ है, नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा। You are required to record the following in the appropriate ledger account in both set of books। अब देखो यहाँ पर बोला है, ये हमें कुछ ट्रांजैक्शन नीचे दिए हुए हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग, नीचे का जो है वो रिकॉर्ड करना है इन द एप्रोप्रिएट लेजर, लेकिन लेजर में रिकॉर्ड करने बोला है, मतलब जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है डायरेक्टली लेजर में रिकॉर्ड करो इन बोथ सेट ऑफ बुक्स, मतलब ब्रांच के बुक्स में और हेड ऑफिस के बुक्स में ये सारे ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग करो, ठीक है। अच्छा, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10%। बोल रहा है कि गुड्स जो है हेड ऑफिस से जो ब्रांच में जाता है वो कैसे जाता है, हेड ऑफिस 100 रुपए का गुड्स 110 रुपए में ब्रांच को भेज रहा है, एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस चार्ज। और दोनों ही अपना रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो प्राइस चार्ज मतलब जो सेल वैल्यू है उसके बेसिस पे ही अपना जो है रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। हेड ऑफिस भी अपना रेवेन्यू अकाउंट बनाता है और ब्रांच भी बनाता है। कैसे बनाता है, जो प्राइस चार्ज कर रहा है उसके ऊपर, मतलब जितने में सेल कर रहा है उसके ऊपर। रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2001। अच्छा, बोल रहा है कि यहाँ पर ये देखो, ये नोट्स जो है ना, यहाँ पर तुम लोग को नोट्स नंबर दिखेगा, ये देखो जैसे यहाँ पर तुम लोग को नोट्स नंबर दिखेगा, ये नोट 3 दिख रहा होगा, ये देखो नोट टू किस चीज का है, स्टॉक रिजर्व का है, ठीक है। ये स्टॉक रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व कौन रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, स्टॉक में छुपा हुआ प्रॉफिट, मतलब अगर कोई किसी को, ठीक है, ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट में भी देखा था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ही किसी डिपार्टमेंट को या ब्रांच को प्रॉफिट लगा के स्टॉक भेज रहा है और वो पूरा स्टॉक को नहीं बेच पाता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसमें स्टॉक रिजर्व रहेगा। तो ये देखो स्टॉक रिजर्व दिख रहा है, ये वाला 693, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है, नोट्स नंबर 2 बता रहा है कि रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का है वो, हेल्ड बाय ब्रांच, ब्रांच के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें जो क्या बोलते हैं उसे, स्टॉक रिजर्व है, उसके बारे में बता रहा है, ये पॉइंट 2, ठीक है। ये इस तरह से हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, ये बोल दिया ना रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स, ठीक है। हेड ऑफिस जो गुड्स भेजा था ब्रांच को, उसमें से बचा हुआ स्टॉक जो ब्रांच ने अभी तक नहीं बेचा है, उसमें जमा हुआ प्रॉफिट, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है नोट्स 2। नोट्स 3 बता रहा है इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565, ठीक है। अब देखो नोट्स नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नोट्स नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, नोट्स नंबर 3 में दिया हुआ है यहाँ पर करेंट एसेट, ठीक है। करेंट एसेट के यहाँ पर नोट्स नंबर 3 लिखा हुआ है, तो पहले तो पढ़ के समझना पड़ेगा ना। करेंट एसेट का नोट नंबर 3 है ब्रांच में, अब नोट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन पढ़ो। इंक्लूड कर रहा है इसमें, ये जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू इंक्लूड क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565, ठीक है। जो गुड्स रिसीव हुआ है हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस में, उसका बता रहा है, ठीक है। गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 3641 वेयर इन ट्रांजिट, बोल रहा है कि जो गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा था ब्रांच को, उसमें से 3641 का अभी तक इन ट्रांजिट है, तो ये हो गया गुड्स इन ट्रांजिट। इसका एंट्री कौन करेगा, जो रिसीविंग पार्टी है, मतलब ब्रांच करेगा, ठीक है। At 31st December 2001, as was also a remittance of 3,500 from the
ब्रांच, और ब्रांच से एक रेमिटेंस मिलने वाला है हेड ऑफिस को, तो ये हो गया कैश इन ट्रांजिट। इसका एंट्री कौन करेगा? इसका हेड ऑफिस करेगा, ठीक है। एट 31 दिसंबर 2001, क्योंकि रिसीविंग पार्टी को कर्ज होता है, ठीक है। तो जब गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है तो ब्रांच को रिसीव होने वाला था, और जब रेमिटेंस ब्रांच कर रहा है तो हेड ऑफिस को रिसीव होने वाला था, इसीलिए रिसीविंग पार्टी के बुक्स में एंट्री होगा। एट 31 December 2001 the following transaction were reflected in the head office books but unrecorded in the books branch books। बोल रहा है कि 31 दिसंबर में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है हेड ऑफिस के बुक्स में, बट ब्रांच के बुक्स में वो नहीं दिखाए गए। क्या? परचेस प्राइस ऑफ लॉरी 2500 which reached the branch on December 25th, a sum received on December 30 from one of the branch debtor 750। तो एक तो ब्रांच डेटर से पैसा मिला था जिसका एंट्री ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया, और दूसरा बोल रहा है कि परचेस प्राइस ऑफ लॉरी 2500 जो ब्रांच के पास पहुंचा 25 तारीख को, इसका ट्रांजैक्शन एंट्रीज नहीं हुआ है। तो कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे एंट्रीज पास नहीं हुए हैं, इसीलिए ब्रांच और हेड ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस है ना, वो अलग अलग दिख रहा है। ये जैसे रेक्टिफाई हो जाएगा ना, वो बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को ना एंट्री करने नहीं बोला है, अगर एंट्री करने बोलता है तो जल्दी हो जाता है, हमें बोला है लेजर पोस्ट करो, ठीक है। तो हम लोग हेड ऑफिस के बुक्स में पहले करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कैसे होगा देखो, एक क्वेश्चन देखने से समझ जाओगे धीरे धीरे, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा हम लोग का। ये देखो, एक तो हम लोग हेड ऑफिस के, देखो एंट्री करने से भी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस होता है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच होता है, ठीक है। तो पहले हेड ऑफिस के बुक्स में हम लोग लेजर पोस्ट करेंगे। क्या क्या लेजर ओपन करेंगे? जो भी लेजर हमारा नीड होगा। जैसे सबसे पहले हमें ये ब्रांच, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का लेजर को सही करना पड़ेगा, तो ये तो अकाउंट ओपन होगा ही होगा, ब्रांच अकाउंट बोल के। और इसके अलावा क्या अकाउंट ओपन होगा वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास क्या क्या एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। तो ये देखो, एक तो मुझे ये एडजस्टमेंट एंट्री दिखा, एक यहाँ पर देखो बोल रहा था कि ब्रांच को गुड्स भेजा गया था, बट ब्रांच ने अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो इन ट्रांजिट में है। तो ब्रांच के बुक्स में इसका एंट्री होना चाहिए था, बट हमें बोला डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करो, तो कैश इन ट्रांजिट, ये देखो सॉरी गुड्स, ये हम हेड ऑफिस के बुक्स में कर रहे हैं ना, तो ये वाला हेड ऑफिस ने भेजा है, तो गुड्स इन ट्रांजिट जो है, मतलब GIT गुड्स इन ट्रांजिट जो है, उसका एंट्री ब्रांच करेगा। अभी तो हम हेड ऑफिस का बुक्स ओपन किए हैं, और ये जो पैसा, ठीक है, ये देखो एज वाज आल्सो ए रेमिटेंस ऑफ 3500 फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच ने 3500 रेमिट किया था हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस को इसका एंट्री करना चाहिए, मतलब कैश इन ट्रांजिट हेड ऑफिस के बुक्स में जाएगा। तो अभी हम लोग एक कैश इन ट्रांजिट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कैश इन ट्रांजिट। इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या ओपन होगा। तो कैश इन ट्रांजिट ओपन होगा हेड ऑफिस के बुक्स में। अच्छा, और क्या ओपन होना चाहिए? और देखते हैं, यहाँ पर स्टॉक रिजर्व भी होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर जो हम लोगों का ये 2 था, ये स्टॉक रिजर्व के बारे में था। स्टॉक रिजर्व कौन रिकॉर्ड करता है? हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो एक स्टॉक रिजर्व ओपन होगा और एक रेवेन्यू अकाउंट। स्टॉक रिजर्व के बारे में यहाँ पर नोट्स बना हुआ था, तो ये ओपन करेंगे। अच्छा, और एक हम लोग का हो जाएगा रेवेन्यू अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांच का पहले देखेंगे कुछ ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस से कोई भी अकाउंट लेते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ब्रांच का है डेबिट 31,536, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये डेट कौन सा हो जाएगा? 31 दिसंबर का। टू बैलेंस BD 31,536, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कैश इन ट्रांजिट का कुछ था नहीं, तो यहाँ से ओपनिंग नहीं ले सकते। स्टॉक रिजर्व का था, स्टॉक रिजर्व का है 693, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस BD। ये 1 जैन का होगा, ये देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 जैन 2001 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD 693, ठीक है। और रेवेन्यू का देखते हैं, रेवेन्यू का कोई बैलेंस था? रेवेन्यू का है 43,210, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर 31 दिसंबर बाई बैलेंस BD
43,210, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका रिकॉर्डिंग यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला रिकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बोला था कि 4th नंबर देखो, गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा था और जो ब्रांच को रिसीव होने वाला था, तो ब्रांच क्या ये एंट्री तो ब्रांच करेगा, ठीक है। और कैश इन ट्रांजिट का एंट्री हेड ऑफिस करेगा, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करेगा, ठीक है। हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो मैंने लास्ट दिन दिखाया भी था ना तुम लोग को, ये देखो यहाँ पर, ये देखो गुड्स, ये देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। हेड ऑफिस एंट्री करेगा कि मैंने ब्रांच को गुड्स भेजा, लेकिन ब्रांच को अगर रिसीव नहीं हुआ है तो जितना रिसीव हुआ उतने का वो एंट्री कर देता है, लेकिन जितना रिसीव नहीं हुआ है उसका एंट्री कौन करेगा, उसका एंट्री भी रिसीविंग पार्टी करेगा, लेकिन किस नाम पे करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये क्या बोलेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, वही वाला हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो लेजर पोस्ट करने बोला है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हो जाएगा। यहाँ पर गुड्स नहीं है, कैश है, ठीक है। यहाँ पर कैश है कि ब्रांच हेड ऑफिस को कैश मिलने वाला था ब्रांच से, तो एंट्री हो जाएगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बाय कैश इन ट्रांजिट। ये जर्नल बोलने से थोड़ा आसान होता है करना, ठीक है। वो लिखते लिखते क्या होता है, गलत हो जा रहा है। तो कैश इन ट्रांजिट हो जाएगा 3,500, ये वाला एंट्री देखो 3,500। अब ये यहाँ पर पोस्ट होगा 31 दिसंबर को टू ब्रांच बोल के, ठीक है। टू ब्रांच बोल के यहाँ पर हो जाएगा 3,500, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या होगा यहाँ पर। ये रेवेन्यू, ये स्टॉक रिजर्व वाला था, ठीक है, स्टॉक रिजर्व। अच्छा, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर तो और कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई बैलेंस CD, माइनस कर लो 31,536, और ये हो जाएगा 6,3,028, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD, मतलब लेजर का क्लोजिंग हो रहा है और कुछ नहीं। अब ये हमें लेजर बोला है, अगर लेजर नहीं बोलेगा, अगर जर्नल बोलता तो हम लोग सिर्फ ये वाला एंट्री करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब पोस्ट नहीं होता और ये सब बैलेंस भी नहीं होता, तो ये एंट्री हो जाता कैश इन, बस एक एंट्री से ही काम हो जाता, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। लेजर पोस्टिंग है तो डबल बार करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक रिजर्व का देखेंगे। स्टॉक रिजर्व को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक रिजर्व कहाँ कहाँ पर होगा, एक तो ओपनिंग स्टॉक में होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं कुछ ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। यहाँ पर नहीं, मुझे तो कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, ये रहा, इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565, बोल रहा है कि ये 3 नंबर नोट में पहले चलते हैं। 3 नंबर नोट किस चीज का था, नोट नंबर 3 था हम लोग का करेंट एसेट। करेंट एसेट में स्टॉक होता है, ठीक है। करेंट एसेट का मतलब क्या क्या हो सकता है, डेटर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है। तो नोट नंबर 3 हमें बता रहा है वो वैल्यू जो है करेंट एसेट का, उसमें इंक्लूड कर रहा है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव हुआ था जिसका इनवॉइस प्राइस था 4565, तो इसमें स्टॉक रिजर्व होगा, ठीक है। इसमें स्टॉक रिजर्व होगा क्योंकि वो स्टॉक मेरा बचा हुआ है। करेंट एसेट अगर मेरा ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब वो मेरा बैलेंस दिख रहा है, मतलब वो स्टॉक अभी तक बिका नहीं है। तो 4565 रुपीज का जो स्टॉक है, इसमें कितना स्टॉक रिजर्व छुपा हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक है ना, तो 31 दिसंबर यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस CD बोल के, यहाँ पर दिखाते हैं 4565 इंटू, अब कितना होगा स्टॉक रिजर्व, क्योंकि हेड ऑफिस अपना कितना परसेंटेज प्रॉफिट लगा के भेजता है, 10%, तो ये वैल्यू 110 का है, हमें 10 का वैल्यू निकालना है, तो ही हमें पता चल जाएगा रिजर्व कितना है। और एक जगह पे दिखेगा ये जो गुड्स भेजा है ना हेड ऑफिस ने, जो अभी तक ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ है, इसका भी तो हमें लिखना पड़ेगा, इसका भी तो हमें प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 3641 का भी प्रॉफिट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल देख लेते कितना होता है, 4565 415, ये हो गया 415, और ये हो गया 3641 डिवाइडेड बाय 11,
331 746, ठीक है 746 और माइनस 693, तो ये हो गया 53, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 746 और यहाँ पर 746। इस बैलेंस को क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट हमें बताएगा। जैसे डिपार्टमेंट में कभी करते हो तो कैसे होता है कि हम लोग का जो भी स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग क्लोजिंग का वो हट जाएगा तो हमें ट्रू प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो बैलेंस करके इधर आया तो यही एक्चुअली हम लोग का रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यही एक्चुअल रेवेन्यू हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देते बाई रेवेन्यू, ठीक है। बाय रेवेन्यू बोल के ये हम लोग का प्रॉफिट एक्चुअली आ रहा है बैलेंसिंग फिगर करके, और रेवेन्यू में ये ट्रांसफर हो जाएगा टू स्टॉक रिजर्व बोल के, टू स्टॉक रिजर्व 53। तो बाकी बैलेंस करके आ जाएगा टू बैलेंस सीटी 43,210 माइनस 53 43,157, ठीक है। ये इस तरह से होगा। सिमिलरली हम लोग ब्रांच का भी बनाएंगे। ब्रांच के बुक्स में तो पहला कौन सा लेजर ओपन होगा, एक तो हेड ऑफिस होगा क्योंकि उसको तो हमें सही करना पड़ता है ना, वो गलत है यहाँ पर। अगर गलत नहीं होता तो ये रेक्टिफिकेशन का जरूरत ही नहीं होता। एक तो हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन होगा। अच्छा, दूसरा हमारा गुड्स इन ट्रांजिट होगा, जैसे वहां पर कैश इन ट्रांजिट हुआ क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमारे पास एंट्री है, गुड्स इन ट्रांजिट का एक एंट्री होगा। अच्छा, और क्या होगा देखते हैं, पहले ये जो है इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बाई साइड में जाएगा ये वाला बैलेंस, ये देखो 22,645 ये बाई साइड में आएगा, बाई बैलेंस बीटी 22,645, ठीक है। अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री ये था कि गुड्स जो है वो पहुंचने वाला था ब्रांच के पास बट वो इन ट्रांजिट में है, हेड ऑफिस ने भेजा था, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस होगा। तो हेड ऑफिस में क्या हो जाएगा, बाई गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। बाई गुड्स इन ट्रांजिट वैल्यू कितना है 3641 और ये इधर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू हेड ऑफिस 3641। अगर जर्नल होता तो एक ही बार एंट्री लिखने से होता, क्योंकि लेजर है इसीलिए पोस्ट कर रहे हैं और इसको क्लोज भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ आएगा नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट का तो एक ही एंट्री होगा और क्या आएगा 3641, ये क्लोज कर लो। अच्छा, इसके बाद और क्या एंट्री होना चाहिए, यहाँ पर बोला था परचेज प्राइस ऑफ लॉरी, एक लॉरी परचेज हुआ है 2,500 का, इसका एंट्री नहीं हुआ। ये कैसे पता चल रहा है, 5th नंबर में बोला हुआ है एट 31 December 2001 the following transaction were reflected in the head office books but unrecorded in the branch books। ब्रांच के बुक्स में ये एंट्रीज अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। तो एक तो है हम लोग का लॉरी का, ठीक है। तो लॉरी, तो ये लॉरी खरीदा गया है बट इसका एंट्री नहीं हुआ है, तो एक बना लेते हैं यहाँ पर लॉरी अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा, परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2,500 विच रीच्ड द ब्रांच ऑन December 25। तो ब्रांच के पास ये लॉरी जाके पहुंचा है 25 December और एक पैसा है, ये सम रिसीव्ड ऑन 30th December फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर से ये 750 रुपीज जो मिला है, और ये दोनों एंट्री ही ब्रांच के बुक्स में नहीं हुआ है। तो ब्रांच के बुक्स में एंट्री करेंगे, अगर लॉरी परचेज हुआ है जो ब्रांच के पास पहुंच गया है, तो ब्रांच ने अगर लॉरी परचेज किया है तो लॉरी अकाउंट डेबिट। अब परचेज ब्रांच ने की, ब्रांच के पास लॉरी पहुंच रहा है मतलब लॉरी का अकाउंट ब्रांच मेंटेन करेगा, लेकिन खरीदा किसने है, हेड ऑफिस ने खरीदा है। यहाँ पर बोला है ये देखो 31 December 2001 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स इन हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस के बुक्स में ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है, क्या परचेज प्राइस है लॉरी का 2500, मतलब हेड ऑफिस ने क्या किया है, हेड ऑफिस ने मोटर व्हीकल जो है मतलब जो लॉरी है परचेज किया है, लेकिन वो ब्रांच को मिला 25 तारीख को। तो लॉरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हेड ऑफिस, क्योंकि हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच कर रहे हैं, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा लॉरी अकाउंट डेबिट। वो खुद तो नहीं खरीदा है, अगर खुद पैसा देके खरीदता तो टू कैश करता, क्योंकि ब्रांच ने हेड ऑफिस ने खरीदा है तो ये हेड ऑफिस हो जाएगा।
इसका एक ही एंट्री है लॉरी रिलेटेड, तो ये यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम लोग 31 दिसंबर, यहाँ पर बाय बैलेंस CD। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि ब्रांच के डेटर से पैसा मिला, उसका भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। अब ब्रांच के डेटर को हम लोग डेटर अकाउंट लिख सकते थे, लेकिन देखो हम लोग को लेजर ट्रायल बैलेंस से देख के अकाउंट ओपन करना है, जबकि ट्रायल बैलेंस में हम लोग के पास सिर्फ डेटर बोल के कुछ नहीं है, करेंट एसेट जरूर है। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंट एसेट बोल के लिखेंगे, क्योंकि डेटर जो है वो करेंट एसेट में इंक्लूडेड होगा, इसीलिए करेंट एसेट लिखना पड़ेगा। तभी तो जाके ट्रायल बैलेंस भी हमारा सही होगा ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही अकाउंट को लेके हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं इसका बैलेंस कितना है, 23,715 करेंट एसेट का, तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस BD 23,715। ठीक है, 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेड ऑफिस के पास पैसा आया है डेटर का कितना 750, तो क्या हो जाएगा बाई हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच ने इसका एंट्री नहीं किया, और ये पैसा रिसीव किसने किया है, हेड ऑफिस ने किया है, तो हेड ऑफिस ने कैश लिखा होगा, कैश टू ब्रांच क्या होगा, तो ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, ब्रांच अपने डेटर को कम करेगा, तो ब्रांच एंट्री करेगा मेरा डेटर कम हो रहा है, बट पैसा तो हेड ऑफिस ने लिया है, तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। ये देखो यहाँ पर हेड ऑफिस है, यहाँ पर ब्रांच है, हेड ऑफिस ने पैसा लिया किससे, ब्रांच के कस्टमर से। ठीक है, तो वो टू डेटर नहीं कर सकता है, क्योंकि डेटर उसका नहीं है, ब्रांच का है, तो वो टू ब्रांच करेगा, और ब्रांच बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं आया, लेकिन मेरा डेटर कम हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग मैंने किया नहीं था, अभी करेंगे, तो डेबिट किसको करेगा, हेड ऑफिस को। ठीक है, हेड ऑफिस टू डेटर, अभी हम लोग डेटर नहीं लिख के इसको करेंट एसेट लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास करेंट एसेट का लेजर है कहां पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से हेड ऑफिस बोल के, बाय हेड ऑफिस यहाँ पर लिखते हैं रेमिटेंस बाय डेटर 750। अब इसका बैलेंस कर लेंगे, $23,750 माइनस 750, 22,965। ठीक है, ये इस तरह से होगा, तो क्योंकि ये लेजर था तो थोड़ा टाइम लगा, जर्नल होता तो काफी जल्दी हो जाता, क्योंकि जर्नल में एक हम लोग कैश इन ट्रांजिट का, एक गुड्स इन ट्रांजिट का करते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दे रखा था। ठीक है, पहले चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यूज मैच होना चाहिए वो है कि नहीं, कौन सा वैल्यूज, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का, वैल्यूज इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, वैल्यूज ऑपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह पे है 31536, एक जगह पे है 22645। क्यों मिसमैच हुआ है, क्योंकि एक कैश इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री नहीं हुआ है, एक लॉरी का एंट्री नहीं हुआ है, एक डेटर का एंट्री नहीं हुआ है, और एक हम लोग का स्टॉक रिजर्व का जो है करेक्शन नहीं हुआ है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो अच्छा, ये वाला तो मैंने क्लोज नहीं किया, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, ये वाला बचा हुआ है, इसको क्लोज नहीं किया, इसको टू बैलेंस CD बोल के क्लोज कर लेते हैं। हेड ऑफिस के बुक्स में यहाँ पर आ गया हम लोग का, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस, तो ये सब क्रॉस पोस्टिंग भी होगा। टू सन्ड्री करेंट एसेट, ये लिखना पड़ेगा, टू सन्ड्री करेंट एसेट, ये नहीं लिखा मैंने, टू सन्ड्री करेंट एसेट 750, और ये वाला ये क्रॉस पोस्टिंग होगा, बाई लॉरी बोल के 2500, ये क्रॉस पोस्टिंग होगा। अच्छा, अब टोटल भी करना पड़ेगा, 22,645 प्लस 3,641 प्लस 2,500, तो ये हो गया 28,786 माइनस 750, तो ये हो गया 28,036 टू बैलेंस CD 28,036
36 होगा। ये देखो मैच हो गया, 28,036 हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का वैल्यू 2836, ठीक है, और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का वैल्यू भी 2836। ये कैसे हुआ? सारे इंपैक्ट यहाँ पर अप्लाई होने के बाद, ठीक है, तो सारे इंपैक्ट अप्लाई होने के बाद ये देखो ऑटोमेटिकली ये रेक्टिफाई हो गया, होना ही चाहिए। अगर हम लोग जर्नल एंट्री गलत कर देंगे या लेजर पोस्टिंग जो भी हमें बोला है तो फिर वो रेक्टिफाई नहीं होगा, तो ये रेक्टिफाई हो गया, सही हो गया, ठीक है, जो मिसमैच था। बस यहाँ पर हमें सिर्फ लेजर को ही ओपन करके करने के लिए बोला था। अच्छा, अब हम लोग ऐसा और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11। सैलरी करंट है এটা দেখো। हाँ दाঁড়ান एक second। हाँ मैम ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो बोल रहा है कि केपी मैन्युफैक्चरर्स ए रेंज ऑफ गुड्स, केपी मैन्युफैक्चरर्स ए रेंज ऑफ गुड्स, केपी बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, जो अपने होलसेल कस्टमर को हेड ऑफिस से बेचता है। इन एडिशन द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू ए न्यूली ओपन ब्रांच एट ए फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%, द ब्रांच देन सेल्स दिस गुड्स टू जनरल पब्लिक ओनली ऑन कैश बेसिस, ठीक है। तो पहले इतना सा पैराग्राफ को समझो। इतने से पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और वो किस तरीके से अपना गुड्स बेचता है उसका डिटेल्स दिया है। तो देखो हम तुम लोग को पहले इतना सा पोर्शन को लिख के दिखाते हैं। देखो तुम लोग भी लिखो कॉपी में। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है केपी बोल के, वो मैन्युफैक्चर्स करता है रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हेड ऑफिस, ब्रांच और कस्टमर्स। यहां पर हेड ऑफिस भी कस्टमर को बेचता है, ये कंसेप्ट है, पढ़ के देख लो। हेड ऑफिस क्या करता है? कस्टमर्स ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस होलसेल प्राइस में बेचता है। इनको कैसे बेचता है? होलसेल प्राइस में। अच्छा, इन एडिशन द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू न्यूली ओपन ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को भी गुड्स भेज रहा है, ठीक है। और कैसे भेज रहा है? एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब मान लेते हैं इनका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आता है 100, तो वो ब्रांच को कितने में भेज रहा है? 100 प्लस 15% यानी 115 में भेज रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है। द ब्रांच देन सेल गुड्स टू जनरल पब्लिक ओनली ऑन कैश बेसिस, ठीक है। और ये क्या ब्रांच क्या करता है? कस्टमर को गुड्स बेचता है। ब्रांच जो कस्टमर को गुड्स बेचता है वो कैश बेसिस में बेचता है। कितने में बेचता है अभी तक नहीं पता चला, देख लेते हैं। कैश बेसिस में बेच रहा है, ठीक है। और हेड ऑफिस कस्टमर को कैसे बेचता है? ये बेच रहा है होलसेल, ठीक है। होलसेल कस्टमर्स को कौन से प्राइस में बेचता है? होलसेल में बेच रहा है। अब दूसरा पैरा पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है? द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन्ड टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू। बोल रहा है कि होलसेल कस्टमर को बेचने के लिए जो सेलिंग प्राइस सोचा गया है, डिजाइन का मतलब जो सेलिंग प्राइस सोचा गया है, टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट, ऐसा सेलिंग प्राइस सोचा गया है जो कि फैक्ट्री को प्रॉफिट कितना देगा? 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना सोचा गया है? यहाँ पर सेल प्राइस तो हमें डायरेक्टली नहीं बताया है, लेकिन प्रॉफिट जरूर बताया है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? जीपी सोचा गया है कितना? सेल का 30% ऑफ सेल वैल्यू, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। मतलब ऑर्गेनाइजेशन केपी अपना हेड ऑफिस से कस्टमर्स को होलसेल प्राइस में बेचता है। जो प्राइस है वो ऐसा डिजाइन किया गया है जिसको बेच के प्रॉफिट होता है सेल वैल्यू का 30%, ठीक है। मतलब अगर हम लोग किसी चीज को 130 में बेचते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें 30 रुपीज का हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The selling price to the general public is designed to give a gross margin, that is selling price less cost of goods from head office of 30% of the sale value। बोल रहा है कि जो जनरल पब्लिक के लिए सेलिंग प्राइस सोचा गया है वो क्या है? ग्रॉस मार्जिन क्या है? ये ब्रैकेट वाला अगर थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड में, तो बोल रहा है ग्रॉस मार्जिन है 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट वाला भी बता देते हैं क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो जो जनरल पब्लिक को बेचा जा रहा है कैश बेसिस में, उसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट लगाया गया है 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है।
और यहाँ पर ब्रैकेट में जो बोला है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये क्या बता रहा है, ये ग्रॉस मार्जिन का मतलब बता रहा है। ग्रॉस मार्जिन मतलब जीपी, जीपी मतलब तुम्हें पता है सेल माइनस कॉस्ट होता है ना, तो वही लिखा है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस से जितने में लेता है उस प्राइस को लेस करने बोला है। अगर ये नहीं भी बोलता तो हमें पता था, ठीक है, क्योंकि ब्रांच हमेशा 115 का स्टॉक रिसीव करता है, ठीक है। अगर जो हेड ऑफिस को 100 का पड़ता है वो ब्रांच को 115 का पड़ता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे करके प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करने बोल रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू बोल रहा है सेल वैल्यू माइनस करो ये वाला कॉस्ट, ठीक है, ये 115 माइनस करो। कैसे पता चला मुझे, ये देखो यहाँ पर बता रहा है कि सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 115, और यही होना चाहिए क्योंकि ब्रांच अगर इतने में खरीद रहा है तो वो प्रॉफिट इतने के ऊपर ही ना कैलकुलेट करेगा। तो देखो दो ये जो पैरा था, ये दो पैरा हम लोगों ने पढ़ लिया और उसका जिस्ट भी लिख लिया। अब थर्ड पैरा, केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस एंड लीज ऑल अदर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये लोग नॉर्मली रेंटेड, जो इनका प्रीमाइसेस है वो सारे रेंटेड है, लीज पे है, फिक्स्ड एसेट वगैरह, ठीक है। द रेंट एंड हायर चार्जेस फॉर दिस आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है कि रेंट का खर्चा, हायर चार्जेस का खर्चा जो भी लग रहा है, ठीक है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट वगैरह हायर करके ला रहे हैं या फिर लीज पे ला रहे हैं तो उसका जो भी पेमेंट करना पड़ रहा है, रेंट का जो भी पेमेंट करना पड़ रहा है, वो ओवरहेड कॉस्ट बोल के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी ओवरहेड कॉस्ट होंगे उसमें ये सारे खर्चे इंक्लूडेड है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर बोल रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो you are required to prepare for the year ended 31st December 2001 in columnar form। हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है, कॉलमनर फॉर्म में क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर हेड ऑफिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर हेड ऑफिस प्रिपेयर करने बोला है। द ब्रांच का भी प्रिपेयर करने बोला है, एंटायर बिजनेस का भी प्रिपेयर करने बोला है। अच्छा, हमें हेड ऑफिस का पीएल बनाना है, ब्रांच का पीएल बनाना है इंडिविजुअली, और पूरे बिजनेस का भी पीएल बनाना है मतलब कॉन्सोलिडेटेड, और बैलेंस शीट बोला है एंटायर बिजनेस का। अब ये नीचे ट्रायल बैलेंस आ गया। ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, स्टॉक ओपनिंग वाला है। देखो स्टॉक में ओपनिंग में रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सेल्समैन सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड, इंटर यूनिट अकाउंट्स, ठीक है। इंटर यूनिट अकाउंट्स का मतलब इन दोनों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है ब्रांच और हेड ऑफिस में उसको बोलते हैं इंटर अकाउंट्स। कैपिटल जो है, कैपिटल देखो हेड ऑफिस का ही दिखेगा क्योंकि कैपिटल हेड ऑफिस लगाएगा, ब्रांच नहीं लगाता है। सन्ड्री क्रेडिटर दोनों का ही हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ जो है हेड ऑफिस का दे रखा है। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक जो कि हेड ऑफिस के बुक्स में ही दिखेगा। सेल्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, और नीचे कुछ यहाँ पर नोट्स दे रखा है, ठीक है, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, यहाँ तक ही है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, ऑन 20th December 2001 द ब्रांच रेमिटेड 1500 टू हेड ऑफिस एंड दिस हैज नॉट बीन एंटर्ड, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। बोल रहा है कि हेड ऑफिस के बुक्स में अभी भी एंट्री नहीं हुआ है कितना, 1500 का जो ब्रांच ने उसे रेमिट किया था। ऑल्सो ऑन द सेम डेट द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू द ब्रांच इनवॉइस्ड 1500 एंड दिस टू हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द into the branch books. It is the company's policy to adjust item in transit the books of the recipient। ये अगर नहीं भी बताता है तो भी हमें वही करना पड़ता। अगर कुछ इन ट्रांजिट आइटम है, चाहे वो कैश इन ट्रांजिट हो चाहे वो गुड्स इन ट्रांजिट हो, उसका एंट्री का इम्पैक्ट हमेशा रिसिपेंट यानी रिसिप्ट पार्टी के तरफ आएगा, ठीक है। जैसे ये 1500 और 1500, ये 1500 किसके बुक्स में एंट्री होगा, ब्रांच ने रेमिट किया है तो ये हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री होगा क्योंकि हेड ऑफिस रिसीवर है। और ये जो है ये 1500 हेड ऑफिस ने डिस्पैच्ड किया था, मतलब ये ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा, ठीक है। तो एक 1500 ब्रांच के बुक्स में, एक 1500 हेड ऑफिस के यहाँ पर हो जाएगा कैश इन ट्रांजिट के लिए, और ये 1500 गुड्स इन ट्रांजिट के लिए है। फिर
पॉइंट 2 बोल रहे हैं द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट द हेड ऑफिस ऑन 31 दिसंबर 2001 वाज वैल्यूड एट 2300। मतलब ये हम लोग को क्या बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है रॉ मटेरियल का 2300। अच्छा, फिर क्या बता रहा है, यू आर एडवाइज्ड दैट देयर वेयर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट हेड ऑफिस और एट ब्रांच। बोल रहा है कि किसी तरह का स्टॉक लॉस नहीं हुआ है, चाहे ब्रांच का बोलो चाहे हेड ऑफिस का बोलो। फिर बोल रहे हैं इट इज केपी's प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश गुड स्टॉक एट द हेड ऑफिस एट फैक्ट्री कॉस्ट। बोल रहा है कि केपी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ये एक मतलब कंसेप्ट है कि ये अपना जो स्टॉक है उसको कैसे वैल्यू करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। देयर वेयर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू ए बोनस ऑफ 156 अंडर ए बाइलैटरल एग्रीमेंट। ठीक है, बाइलैटरल एग्रीमेंट के तौर पे ब्रांच के जो भी एम्प्लॉइज है उन्हें एक बोनस मिलना है 156 रुपीज का। एंटाइटल्ड मतलब मिलना चाहिए, बट अभी तक पे नहीं हुआ है। ठीक है, अगर पे हो जाता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता ना, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मतलब एंटाइटल्ड मतलब सोचा गया है कि इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है, हम लोग को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा इसका यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ केपी, इन द बुक्स ऑफ केपी, यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December। कब का ट्रायल बैलेंस है, तभी का बनेगा 31 दिसंबर 2001। अच्छा, हमें बोला है इंडिविजुअली पीएल बनाओ दोनों का और कॉन्सोलिडेटेड भी बनाओ। हम लोग एक कॉलमनर फॉर्म में बना लेंगे क्योंकि वो भी हमें बताया था। देखो कॉलमनर फॉर्म में बनाओ। ठीक है, कॉलमनर फॉर्म अलग अलग बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा ना। मतलब एक कॉलम हेड ऑफिस के लिए, एक कॉलम ब्रांच के लिए और एक कॉलम हो जाएगा टोटल, मतलब दोनों हेड ऑफिस और ब्रांच का मिला के, हेड ऑफिस ब्रांच और टोटल। अच्छा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स। तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल। तो ट्रेडिंग पीएल का आइटम जैसे लिखा जाता है ना वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का बहुत सारा था। ठीक है, एक तो रॉ मटेरियल था, लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हमें। ओपनिंग स्टॉक का मिल रहा है सबसे पहले रॉ मटेरियल का 1800, यहाँ पर लिख देते हैं रॉ मटेरियल 1800। सिर्फ और सिर्फ देखो हेड ऑफिस का है, ब्रांच का नहीं है। अब नहीं है तो कैसे लिखे, नहीं लिखेंगे, टोटल में लिख देंगे 1800। अच्छा, और क्या था, फिनिश गुड्स का था। फिनिश गुड्स का दोनों का है, तो यहाँ पर फिनिश गुड्स लिखो 13,000। अच्छा, और एक है 9,200, तो दोनों को मिलाते 22,200। ये हो गया फिनिश गुड्स। अच्छा, इसके बाद अगर हमें कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलता है तो वो लिख लेना चाहिए, जैसे कि डेटर कैश बैलेंस शीट का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पीएल का हो जाएगा, सेल्समैन सैलरी पीएल का, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी पीएल, सेलिंग ओवरहेड ये भी पीएल, इंटर यूनिट्स अकाउंट्स। ये एक बोल रहा है कि इंटर यूनिट्स अकाउंट्स 5,000 और इधर 2,000, इसमें चेंजेस दिखेगा, बता रहे क्यों। कैपिटल ये भी बैलेंस शीट का सन्ड्री क्रेडिटर, ये सेल्स, सेल्स लिख लेते हैं। ये देखो 2 लाख और 65,200 बाई सेल्स, 2 लाख और 65,200, तो 2,65,200 ये हो गया सेल्स। अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच बोला है 46,000 और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500। देखो ये एक प्रॉब्लम, देखो यहाँ पर गुड्स
ब्रांच को भेजा गया है 46,000 का, क्योंकि गुड्स रिसीव बोल रहा है कि 44,500। क्यों? क्योंकि 1,500 का इन ट्रांजिट है ना। देखो 1,500 अगर ऐड हो जाएगा ना तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ये 46,000 दिखेगा, इस वजह से ये मिसमैच दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ और भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ऊपर देखो था रॉ मटेरियल परचेस था, ये लिख ले पहले, टू रॉ मटेरियल परचेस, तो एक पैटर्न में रहेगा टू रॉ मटेरियल परचेस, ये लिख लेते हैं 35,000 सिर्फ हेड ऑफिस ने परचेस किया, यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर आ जाएगा 35,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस 1,08,500, ये भी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का हेड ऑफिस का है। 1 लाख डायरेक्ट वेजेस 1,08,500 डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड 39,000, ये भी लिख लेते हैं, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। देखो फैक्ट्री ओवरहेड लेकिन पीएल में नहीं जाता है, पीएल में एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, अप टू फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, बट हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोला नहीं है, ट्रेडिंग पीएल, बेसिकली पीएल बोला है, तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, तो ये यहाँ पर ही आता है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा? 39,000, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, टोटल में भी 39,000। अच्छा, इसके बाद मैंने रॉ मटेरियल लिख लिया था, फिनिश गुड्स भी लिख लिया, डेटर कैश ये सब एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी ये सब पीएल में आएगा, सेल्समैन सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, कैपिटल सन्ड्री, अच्छा ये वाला गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स। देखो जब ब्रांच को गुड्स भेजा गया तो हेड ऑफिस कौन है? हेड ऑफिस सेलर है, तो बाई साइड में हेड ऑफिस के बुक्स में आएगा, तो बाई गुड्स टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस लिखेगा। हेड ऑफिस ने कितना सेल किया है? 46,000 का। ठीक है, और ब्रांच ने कितना परचेस किया है? टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच के पास तो रिसीव हुआ है 44,500। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार हम लोग दोनों जगह पे ही 46,000 दिखा देंगे और इसको गुड्स इन ट्रांजिट बोल के दिखा देंगे, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से दिखा देंगे। तो यहाँ पर 46,000 ही लिखा है कि 46,000 ट्रांसफर किया है, 46,000 ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि रिसीट में, अच्छा अब देखो ये टोटल में मैंने क्यों नहीं लिखा वो भी बताते हैं। देखो टोटल में मैंने क्यों नहीं लिखा है 46,000 टोटल कॉलम में, यहाँ होना चाहिए था ना, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि दोनों साइड देखो, जब भी हमारा सिमिलर चीज होगा, ठीक है, वो लिखने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग एंटायर बिजनेस का डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है, अब एंटायर बिजनेस के अंदर अगर हम लोग किसी कस्टमर को बेचते हैं वो दिखाना वैलिड होता है, लेकिन अगर हम लोग किसी अपने ही ब्रांच को बेच रहे हैं तो उसको दिखा के क्या फायदा? क्योंकि देखो सिमिलर चीज यहाँ पर दिखेगा परचेज बोल के, सिमिलर चीज यहाँ पर दिखेगा सेल बोल के, तो नेट इंपैक्ट तो जीरो ही आने वाला है, क्योंकि मैंने अपने ब्रांच को 46,000 में सेल किया और मेरे ब्रांच ने मेरे से 46,000 का परचेज किया, इसका आउटर इंपैक्ट तो कुछ नहीं आ रहा है। डेबिट देखो, डेबिट साइड 46, क्रेडिट साइड 46, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मैथमेटिकली देखो तो इसका इंपैक्ट जीपी में नहीं आने वाला। ठीक है, दूसरा बात है कि इंटर ट्रांजैक्शन कभी भी हम लोग नहीं दिखाएंगे ओवरऑल बिजनेस में। ठीक है, हम लोग बस इतना ही दिखाएंगे हम लोगों ने कितना खरीदा और कितने बेच के प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जो भी इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा वो हम लोग के टोटल कॉलम में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोई अलग इंपैक्ट आने वाला नहीं होता, इसलिए टोटल देखो जैसे ये आएगा इसका इंपैक्ट जरूर आएगा, लेकिन ये 46,000 का और इधर 46,000 दोनों जगह न्यूट्रल हो जा रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका देखो कैसे लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक में पहले देखो एक रॉ मटेरियल नीचे बताया था कि रॉ मटेरियल का एक क्लोजिंग स्टॉक है 2,300, तो यहाँ पर पहले रॉ मटेरियल का लिख देते हैं 2,300, किसका है? हेड ऑफिस का, क्योंकि हेड ऑफिस ही रॉ मटेरियल परचेस करता है, तो यहाँ पर आउटर में भी दिखाए, मतलब इन जो टोटल वाला कॉलम है वहां पर भी दिखाएंगे। ठीक है, और दिखाएंगे गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट किसका था? यहाँ पर पढ़ के देख लो, यहाँ पर बोला है कि हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच किया था, तो ब्रांच के बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट होगा कितना? 1,500, तो ब्रांच के बुक्स में हम लोग 1,500 दिखाएंगे, वही 1,500 यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, वही 1,500 यहाँ पर दिखा देंगे।
गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा, और जो हम लोग का और कुछ था फिनिश गुड्स का, देखो हम लोग का एक फिनिश गुड्स भी था ना ओपनिंग स्टॉक, बट उसका क्लोजिंग हमें नहीं दिया हुआ है, तो उसका क्लोजिंग हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो सेल किया है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये देखो हेड ऑफिस ने, यहाँ पर लिखते हैं हेड ऑफिस का, देखो हेड ऑफिस ने कितना कितना सेल किया है। यहाँ पर देखो 2 लाख का सेल किया है, और यहाँ पर ब्रांच को 65,200। तो हेड ऑफिस ने जो 2 लाख का सेल किया है यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इस पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 30%, क्योंकि हेड ऑफिस डायरेक्टली जिनको बेचता है उस पे वो 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ये सेल्स वैल्यू है, तभी तो सेल्स कॉलम में लिखा हुआ है। और इसके अलावा उसने ब्रांच को बेचा है, ब्रांच को जो प्रोडक्ट बेचा है वो है 65,200 का, ब्रांच को जो बेचा गया है वो है 65,200 का। और इस पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा, इस पे प्रॉफिट कमाया होगा कितना, ब्रांच का जो भी प्रोडक्ट वो बेचता है उसका वैल्यू होता है 115, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 115 इंटू 15 करने पे हमें प्रॉफिट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 लाख इंटू 30%, तो ये हो गया 60,000 प्लस ये वाला 65,200 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, मतलब कितना आ रहा है 65,200 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, तो ये आ रहा है हम लोग का, तो ये मेरा 65,200। ओ ये तो ब्रांच का सेल है, हम क्या लिख रहे हैं, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हो, ये तो ब्रांच का सेल है ना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना सेल किया है 46,000, नीचे वाला देखना चाहिए, हम उसके पास वाला देखने लगे, वो तो ब्रांच का कॉलम है, ये 46,000 सेल किया है ब्रांच को, 46,115 का वैल्यू है, क्योंकि वो 115 चार्ज करके बेच देता है, और ये हो गया 6,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 66,000 का प्रॉफिट, हेड ऑफिस का 66,000 का प्रॉफिट हुआ है, दोनों तरह का सेल करके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, अब हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ही कर लेते हैं, हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं ब्रांच का प्रॉफिट। तो ब्रांच का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ब्रांच ने कितना सेल किया है, अभी अभी देखा 65,200 का ब्रांच ने सेल किया है, और ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाता है 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, यही सेल्स वैल्यू है, तो इसका 30%, तो 65,200 इंटू 30%, तो ये हो गया 19,560, ये लिखेंगे 19,560, ये वर्किंग नोट कर लो। ठीक है, 19,560, अब ये दोनों का टोटल 19,560 प्लस 60,000, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 85,560। अब इसको हम लोग जब टोटल करेंगे तो ये टैली होना चाहिए, बट टैली नहीं होगा, बैलेंस आ जाएगा, और वो किस चीज का बैलेंस होगा, क्लोजिंग स्टॉक में देखो फिनिश गुड्स मिसिंग है, उसका बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स, इसका टोटल कर लेते हैं 1,800 13,000 प्लस 35,000 प्लस 108500 प्लस 39,000 प्लस 66,000, 2,63,300, 2,63,300, और ये माइनस कर लेते हैं 2,46,000 2,300, 15,000। ठीक है, ये हो गया फिनिश गुड्स का वैल्यू हेड ऑफिस का। ब्रांच का देखते हैं 9200 46,000, 74,760 माइनस 65,200 माइनस 1,500, तो ये हो गया 8060। अच्छा, अब ये दोनों का टोटल यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं 1,800 प्लस 22,200 प्लस 35,000 प्लस 1,08,500 प्लस 39,000 प्लस 85,560,
292060 minus 2,65,200 2300 1500 23,060 23,060 ठीक है। तो ये हम लोग का बैलेंस निकल के आ गया। तो देखो ये ट्रेडिंग हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर हम लोग और एक तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे, मतलब क्या डिफरेंस होता, ज्यादा कुछ नहीं हम लोग का। यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक, इसको अगर हम लोग ये ट्रांजिट वाले को अलग से नहीं दिखाते, सपोज अगर हम लोग ये ट्रांजिट वाले को अलग से नहीं दिखाते, तो फिर हम लोग का ये इंक्लूडेड होके निकल के आ जाता। जब मानो कि ये 1500 हम लोग नहीं दिखाते, तो ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होके आ जाता, मतलब ये 8060 के जगह ये दोनों का टोटल हो जाता। तो उस केस में हम लोग इस तरह से अलग अलग नहीं दिखा सकते, ठीक है। जैसे देखो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का यहाँ तक एक जैसा है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने जैसे 3 अलग अलग दिखा है, एक रॉ मटेरियल का दिखा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, एक मैंने फिनिश गुड्स का दिखाया और एक मैंने जीआईटी गुड्स इन ट्रांजिट का अलग दिखाया। सपोज अगर ये वाला नहीं दिखाते, गुड्स इन ट्रांजिट को अलग से हम हाईलाइट नहीं करते, तो वो फिनिश गुड्स के इस वैल्यू में ऐड होके आ जाता ऑटोमेटिकली। जब बैलेंस करते तो ये ज्यादा दिखता, ठीक है। तो इस तरह से भी चाहो तो कर सकते हो। तो एक ही बात है, कैसे भी करो, ठीक है। तो बेटर तो यही है कि हम लोग अलग अलग चीजों को दिखा दे कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, और यहाँ पर जीआईटी कितना है और फिनिश गुड्स का कितना आया। तो ये हम लोग का हो गया जीपी का कंप्लीशन। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ब्रॉड डाउन करके पीएल बनाएंगे बाय जीपी, ठीक है। जीपी का यहाँ पर हो गया 66,000, 19,560 और 85,560। अच्छा, अब हमें लिखना क्या क्या है, जो भी पीएल आइटम है वो लिखना पड़ेगा। पीएल आइटम में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पर। टू एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी कितना है 13,900 और ये है 4,000, तो ये हो गया 17,900 एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी। सेल्समैन सैलरी 22,500, टू सेल्समैन सैलरी 22,500 और 6,200, तो ये कितना हो जाएगा 700 और 678 28,700। अच्छा, और क्या होगा सेलिंग ओवरहेड 12,500, सेलिंग ओवरहेड 12,500 और 2,300, तो 12 13 14 14,800, 14,800 हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ठीक है, ये यहाँ पर हमें ट्रांसफर करना पड़ता है टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है, टू स्टॉक रिजर्व, और इधर भी आएगा बाई स्टॉक रिजर्व, ठीक है। हम लोग ओपनिंग वाले को क्या करेंगे, जैसे हम लोग ओपनिंग पीबीटीटी दिखाते हैं, वैसे यहाँ पर स्टॉक रिजर्व को भी दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ये देखो 1200 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हेड ऑफिस केस में ही आएगा 1200, ठीक है। और क्लोजिंग वाला भी दिखाना पड़ेगा, क्लोजिंग वाला यहाँ से आएगा, ठीक है, क्लोजिंग वाला यहाँ से आएगा। कितना दिखाएंगे, अच्छा, और एक आइटम भी है, और एक आइटम रह गया, दैट इज ये बोनस, ठीक है। बोनस पेबल होगा बाइलेटरल एग्रीमेंट से ब्रांच वालों को, तो ब्रांच में आएगा, तो ये बोनस लिख ले पहले, टू बोनस बोल के, ब्रांच में आएगा 156, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं होगा, पीछे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ हो जाता है तो बेटर होगा, क्योंकि फिर से पीछे हमें बनाना पड़ेगा टू स्टॉक रिजर्व। अब कितना होगा, देखो कितना स्टॉक है पहले वो चेक करना पड़ेगा। ब्रांच के पास हेड ऑफिस का कितना स्टॉक है 1500 और 8060, हम यहाँ पर वर्किंग बना लेते हैं, ठीक है। देखो स्टॉक रिजर्व कितना होगा, स्टॉक रिजर्व हमेशा ब्रांच के यहाँ से ही आएगा, स्टॉक रिजर्व यहाँ पर, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एक है 8060 प्लस 1500 इनटू कितना हो जाएगा 15/100, 15, क्योंकि इतने में ही जो है स्टॉक रिजर्व मतलब कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो 8060
प्लस 1500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, मतलब ये हो रहा है 1246.9, 1247। मतलब ये इतना स्टॉक ब्रांच नहीं बेच पाया, तो रिसीव तो किया है हेड ऑफिस से, और वो भी प्रॉफिट लगा हुआ स्टॉक। तो जो प्रॉफिट लगा हुआ है उसे एलिमिनेट नहीं करने से हमें ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू प्रॉफिट नहीं पता चलता, इसीलिए एलिमिनेट करना जरूरी होता है, जैसे हम लोग डिपार्टमेंट में भी करते हैं। तो 1247 कौन एलिमिनेट करेगा? हेड ऑफिस, क्योंकि उसी को पता है कितना प्रॉफिट लगा हुआ है। तो 1247, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेक करते कितना हो रहा है, 66,000 और 1200, 67,200 ये हो गया 19,560, और ये हो जाएगा 067686760। अच्छा, ये माइनस करना पड़ेगा, 13,920 to 500 माइनस 12,500 माइनस 1247, तो ये हो गया 17,053, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट बोल के 17 हम दूसरे कलर से लिख देते ताकि तुम लोग को दिख जाए, 17,053, ठीक है। और ये नीचे टोटल लिखने का जगह नहीं है तो इसलिए नहीं लिख रहा है, 17,053। अच्छा, अब ये नेक्स्ट वाला 19,560 माइनस 4,000, 10,000, 12,000, 12,500, 12,500 माइनस 156, तो ये हो गया 6904, 6904। अच्छा, 86,760, 17,900, 28,700, 14,800, 156, 1247, 23,957, 23,957, ठीक है। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट करने से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं, हम लोग का पीएल कैलकुलेट हो गया, और क्या बोला था कैलकुलेट करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट ए हम लोग का कंप्लीट हो गया, हेड ऑफिस का, ब्रांच का, एंटायर बिजनेस का। अब बनाना है बैलेंस शीट, अब बनाएंगे बैलेंस शीट यहाँ पर। बैलेंस शीट ऑफ KP as on 31st of December 2001। अच्छा, बैलेंस शीट एक्चुअली एंटायर ही बनता है, ठीक है। तो अगर एंटायर बनाओगे तो भी होगा, और अगर कॉलमनर फॉर्म में भी बनाओगे तो भी होगा। तो यहाँ पर बनाते हैं हेड ऑफिस, ब्रांच और टोटल। सबसे पहले आना चाहिए कैपिटल। देखो, रॉ मटेरियल डायरेक्ट, ये जो ऊपर का पॉइंट है ये हम लोग का कुछ भी जो है बैलेंस शीट से रिलेटेड है नहीं, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डेटर आएगा, कैश आएगा। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, कहीं देखा था मैंने, ये रहा कैपिटल 50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल आता है 50,000, हेड ऑफिस के यहाँ पर आएगा, और टोटल में भी आ जाएगा हम लोग का 50,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा हेड ऑफिस का, देखते हैं हेड ऑफिस का प्रॉफिट है 17,053, 17,053। अच्छा, और ब्रांच का भी कितना है? ब्रांच का है हम लोग का 6904, ठीक है। ब्रांच का है 6904। ये ऐसे लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस और ब्रांच, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट जो है वो हमें दिखाना पड़ेगा हेड ऑफिस में ही, ठीक है। तो ये दोनों हेड ऑफिस में जाएगा, और इसका टोटल करके हम लोग इसको आउटर में दिखा देंगे, और इसका टोटल भी हमारा क्या हुआ है 23,957, यहाँ पर दिख रहा है 23,957। ये इसके नीचे आ जाएगा 23,957, ठीक है। ये हेड ऑफिस में भी आएगा, ब्रांच में, क्योंकि प्रॉफिट अब ब्रांच का अलग से नहीं दिखेगा, कॉन्सोलिडेटेड बन रहा है ना, तो यहाँ पर दोनों का मिला के दिखेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा क्रेडिटर था, क्रेडिटर ये रहा, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस का था 13,000, तो ये आउटर में आ जाएगा 13,000। अच्छा, क्रेडिटर के बाद एक हो जाएगा बोनस पेएबल, क्योंकि
ये ट्रायल बैलेंस के बाहर था बोनस वाला पॉइंट, और एंटाइटल्ड था मतलब कंफर्म है कि पे नहीं हुआ है। अगर पे हो जाता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता। तो बोनस पेएबल जो है वो ब्रांच का है 156, यहाँ पर आउटर में आ जाएगा बोनस पेएबल, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और क्या लिखेंगे, एसेट साइड में देखते हैं। डेटर आएगा, कैश आएगा, अच्छा और कुछ आएगा, फिक्स्ड एसेट कुछ नहीं है। करेंट एसेट में हम लोग रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो पहले डेटर लिख लें। डेटर, डेटर आ जाएगा, डेटर है 37,000, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस का है 37,000, यहाँ पर भी 37,000। डेटर के बाद है कैश, कैश का हो जाएगा 22,000, एक है 22,000 और एक है 1,000, इनका 1,000 है ब्रांच का। और कैश यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 22,000 लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैश इन ट्रांजिट, वो था 1,500, ठीक है। तो ये सब मिला के यहाँ पर हो जाएगा 22 और ये 1,500, मतलब ये हो गया 23,000 और ये 1,500, ठीक है। या फिर ये दोनों को मिला के लिख सकते हो, कैश इन ट्रांजिट को इसके साथ मिक्स्ड करके भी लिख सकते हैं, मतलब 22,000 के साथ ऐड करके लिख सकते हैं कैश इन ट्रांजिट। अच्छा, इसके अलावा हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक में था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस का था 2,300 का। और फिनिश गुड्स जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये लिखेंगे। फिनिश गुड्स है 15,8060 और ये मिल जाएगा इन ट्रांजिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिनिश गुड्स 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8060 और गुड्स इन ट्रांजिट वो भी हो जाएगा 1,500। तो दोनों मिला के 15,000 प्लस 8060, तो ये हो गया 23,060 और ये 1,500। अच्छा, यहां से लेकिन हमें रिजर्व भी हटाना पड़ेगा, एक मिनट, ये वाला पूरा ऐसा लिख नहीं सकते, हमें रिजर्व भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसका रिजर्व भी हटाएंगे क्योंकि स्टॉक में तो रिजर्व इंक्लूडेड है ना, ये जो टोटल किया हुआ है, लेकिन इसमें ये वाला क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हटेगा 1247, ये हम लोग का हटेगा, वो दिखाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं पीछे, वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हो जाएगा 15,000 तो होगा ही, और 8060 और 1,500 ये होगा, लेकिन इसका टोटल, एक काम करते हैं यहाँ पर ऐसे करके प्रेजेंटेशन का, ये ऐड करके कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 9560 इंक्लूडिंग इन ट्रांजिट, इंक्लूडिंग इन ट्रांजिट, ठीक है। और यहाँ से ये देखो 15,000 प्लस 9560, ये टोटल जो हो रहा है इससे हम लोग माइनस कर देंगे जो हम लोग का स्टॉक रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व है वन, कितना है ये वाला क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 1247, ये लेस कर दो 23,313 आएगा, ठीक है। हम इसका वर्किंग नोट बना देते हैं, 23,313 होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल हो जा रहा है 15,000 प्लस 9560 माइनस कर देंगे स्टॉक रिजर्व जो कि है ये वाला 1247, ये लेस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू जो वैल्यू है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टॉक रिजर्व जो है फालतू का स्टॉक का वैल्यू को बढ़ा रखा है, उसको तो हमें कम करना पड़ेगा, तो स्टॉक रिजर्व से हम लोगों ने वैल्यू को सही कर दिया, ठीक है। तो ये जो है इस पे एक वर्किंग नोट बना सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्किंग नोट मान लो 1 हो रहा है, अगर 1 होगा नहीं क्योंकि मेरा काफी यहाँ पर भी वर्किंग नोट बना हुआ है, मुझे ये ध्यान नहीं था, नहीं तो हम लाइन बाय लाइन ही बना लेते। जो भी हो, ये वर्किंग नोट नंबर जितना भी आएगा तुम लोग उसको लिख दो कि ये वर्किंग नोट नंबर इतना आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या लिखना है, डेटर लिख दिया, कैश लिख दिया। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर,
इधर भी एक स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ेगा हेड ऑफिस के यहाँ पर ओपनिंग वाला। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक रिजर्व 1247, ठीक है, जो हेड ऑफिस का यहाँ पर दिखे 1247। ये यहाँ पर दिखाने से क्या होगा, ये जो हम लोगों ने एलिमिनेट किया है ना उसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली पता चलेगा। ये 23,313 ये यहाँ से जो एलिमिनेट हुआ है 1247, तो वही वाला चीज हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको टोटल कॉलम में दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों जगह से न्यूट्रल हो गया है, हम लोगों ने यहाँ से भी इसको लेस कर दिया है, ठीक है। अब दिखाना पड़ेगा हमें, और क्या दिखाना पड़ेगा, अब हम लोग का आ जाएगा, और कुछ नहीं दिखाने से भी चलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं दिखाने का जरूरत है, कुछ है भी नहीं, ठीक है। अब टोटल करते हैं, देखो 37,000 प्लस 22,000 प्लस 1,500 प्लस 2,300 और 15,000, तो ये हो गया 77,800। अच्छा इधर हो जाएगा 1,000, ये हो गया 10,560, और इसका टोटल करते हैं 37,000 प्लस 23,000 प्लस 1,500 प्लस 2,300 प्लस 23,313, तो ये हो जाता है 87,113, 87,113, ठीक है। अच्छा और इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 50,000 प्लस 23,957 प्लस 13,000 प्लस 156, 87,113। एक्चुअली मेन यही वाला है, अगर ये भी दिखाते तो भी चलेगा, अगर हम लोग इंडिविजुअली नहीं दिखाते तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 156 और ये हो गया 1247, तो इसका टोटल हो रहा है 156 और 12, ये मैंने कहाँ दिखा दिया, ये ब्रांच में दिखा दिया, ये हेड ऑफिस में हो 1247। अच्छा और यहाँ पर हो रहा है 50,000 प्लस 17,053 प्लस 6,904 प्लस 13,000 प्लस 1,247, 88,204, 88,204, ठीक है। अच्छा इधर मिसमैच इसीलिए हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ब्रांच और हेड ऑफिस का अकाउंट जो है वो नहीं दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल कॉलम करेंगे ना तो हम लोग को यहाँ पर हेड ऑफिस का अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा, और इधर जो है ब्रांच का, अब किधर आएगा वो देखना पड़ेगा, हेड ऑफिस का अकाउंट किधर आएगा, ब्रांच का अकाउंट किधर आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा, देखने से पता चलेगा कि कितना लिखना पड़ेगा। तो ये एक तो हो गया कि हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जो दिखाया कि 3-4 पॉइंट, मतलब 3 कॉलम करके दिखाया मैंने कि किस तरह से दिखा सकते हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाला देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। लेकिन और एक वे भी है जिसमें तुम लोग इजीली सिर्फ ये वाला दिखा सकते हो, वो भी हम एक बार दिखा देते हैं कि सिंपल किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और एक तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे टी शर्ट में जब बैलेंस शीट बना रहे हैं, सिर्फ अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो भी होगा, ये देखो कैसे होगा, एक बार ये भी बता देते हैं, उसके बाद वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे देखो डेटर 37,000 आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है, डेटर 37,000 आ जाएगा। कैश कितना आएगा, कैश ये देखो ऐसे करके कर सकते, 22 और 1, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये वाला सही रहेगा। 22,000 प्लस यहाँ पर और भी 1,000 ब्रांच का, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 23,000। और इन ट्रांजिट का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बार में दिखा रहे हैं, तो इन ट्रांजिट का 1,500, तो यहाँ पर हो गया 24,500, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का दिखा रहे, ब्रांच और हेड ऑफिस बोल के अलग अलग नहीं दिखा रहे। स्टॉक हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, रॉ मेटेरियल का, जीआईटी का, फिनिश्ड गुड्स का, और लेस कर देंगे स्टॉक रिजर्व को, सिंपल इस तरह से। तो रॉ मेटेरियल था 2,300, इन ट्रांजिट था 1,500, फिनिश गुड्स था 2,3060, देखो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर भी लिखा था, ये सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग दिखाना पड़ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो यहाँ पर ये देखो 2,3060 फिनिश गुड्स का, ये देखो 2,3060, ये टोटल वाला फिनिश गुड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इन ट्रांजिट, रॉ मेटेरियल और ये स्टॉक रिजर्व है 1,247, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 25,613, और इसका अगर टोटल करोगे तो ये हो जाएगा
यहाँ पर 87111 चेक करके देख सकते हो 24,500 प्लस 25,613 24,500 प्लस 25,613 प्लस यहाँ पर एक ऊपर डेटर भी है, ठीक है 13,000 का 37,000 का, तो ये सब ऐड करने से 87,113 देखो डायरेक्टली आ गया, उतना जरूरत नहीं है झमेला में जाने का। और कैपिटल देखो, कैपिटल कितना है यहाँ पर, ब्रांच का हेड ऑफिस का 50,000 और इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो हम लोग का ओवरऑल आया, नेट प्रॉफिट ओवरऑल ये वाला, ये देखो 23,957 ये रहा 23,957, तो ये ऐड करने से 73,957 क्रेडिटर लिखो, जो क्रेडिटर है 13,000 और आउटस्टैंडिंग बोनस 156 ऐड कर लो 73,957 13,000 और 156 ये आ गया 87,113। तो मुझे लगता है इसको छोड़ो, ये जरूरत नहीं है क्योंकि ये ना हेडेक हो जाएगा। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो काफी आसानी से होगा, ठीक है। तो ये देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं, जो भी हम लोग का मतलब कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में बैलेंस शीट बनाया, तो डेटर सिर्फ हेड ऑफिस के कॉलम में था, तो मतलब यहाँ तो कॉलम मैंने बनाया नहीं है, डेटर एक ही जगह पे था, एक जगह से लिया, कैश दो जगह पे था, दोनों को ऐड किया, इन ट्रांजिट पड़ा हुआ था उसको भी ऐड किया, मतलब ये नीचे का एडजस्ट करते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक का रॉ मटेरियल था, जीआईटी था, फिनिश गुड्स था, स्टॉक रिजर्व था, लेस करने पे ये आया ओवरऑल स्टॉक। और यहाँ पर कैपिटल, नेट प्रॉफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा क्रेडिटर सिर्फ हेड ऑफिस का था, और यहाँ पर हो गया आउटस्टैंडिंग बोनस जो बाकी था। तो देखो पॉइंट वही लिखा है, कैपिटल, प्रॉफिट, क्रेडिटर, बोनस, लेकिन ये जो स्टॉक रिजर्व इधर भी लिखो फिर इधर से एलिमिनेट करो, ये काफी झमेला हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम लोग सिर्फ इसको करें, इसको करने से ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक ही बात है, दोनों में ही नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, ऐसे करो या ऐसे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करने से भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना, तुम लोग को फिर से यहाँ पर ब्रांच या हेड ऑफिस का बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो यहाँ पर जो है ये टैली नहीं होगा, ये यहाँ पर जो टैली नहीं हुआ ना, यहाँ पर 88,204 आया, यहाँ पर ये वाला वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ टैली होगा, तो ये लिखने में मुश्किल होगा, तो मेरे हिसाब से ये लिख के कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये वाला करना चाहते हो तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना आएगा बैलेंस, ये जो एक इंटर अकाउंट्स था ना 5,000, और यहाँ पर देखो एक इंटर अकाउंट्स था हम लोग का 2,000, फिर इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो ये छोड़ो, ऐसे ही करके करो तो भी हम लोग का बैलेंस शीट का आंसर आएगा 87,113, ठीक है, दोनों केसेस में ही आ रहा था। अच्छा ये वाला हम लोग का हो गया। अब देखो इलास्ट्रेशन 12, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 12, 13, ऐसा कितना सारा क्वेश्चन है, देखो इलास्ट्रेशन 12, 13, 14, उसके बाद शायद फॉरेन ब्रांच स्टार्ट होगा, हाँ मुझे लग रहा है वही इलास्ट्रेशन 12, 13, हाँ ये न्यूयॉर्क, मतलब और भी ये 3 क्वेश्चन है 12, 13, 14 इस तरह का, 12, 13 और 14 ये होमवर्क में देते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, और हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री हो सकता है, एडजस्टमेंट एंट्री हो सकता है। तो ये 3 तुम लोग होमवर्क लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला करेंगे, उसके बाद ही फॉरेन ब्रांच स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते। बाय मैम। बाय।